Hello everyone, welcome back to the channel. So today's topic is going to be crisp relations. इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हमने फजी सिस्टम जो हमारा फजी लॉजिक है और उसके जो ऑपरेशंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो सब कवर अप करे थे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्रिस्प रिलेशंस. तो सबसे पहले क्रिस्प रिलेशंस क्या होता है. Crisp relation is a relation between two sets where the relationship is clear and definite, either yes or no or true or false. तो crisp relation की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स की बात कर रहे हैं. और क्योंकि क्रिस्प रिलेशन है इसलिए हम क्रिस्प सेट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लियर होती है. एक ऐसा रिलेशन होता है दो सेट्स के बीच में जहाँ पे उनके बीच की रिलेशनशिप बहुत क्लियर होती है, बहुत डेफिनेट होती है, जिसका या तो सीधे यस आंसर होता है या सीधे नो आंसर होता है, ईदर ट्रू और फॉल्स. सो इट इज़ बेसिकली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. तो रिलेशन जो होगा ना, हमारा रिलेशन हमेशा एक सबसेट रहने वाला है. किसका सबसेट होगा वो? इट विल बी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, उसका वो सबसेट हो जाएगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका लेंगे? जो हमारे दो सेट्स रहेंगे, जो भी दो क्रिस्प सेट रहेंगे उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे. सो मीनिंग इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दैट सेटिस्फाई सम कंडीशन. मतलब रिलेशन को ऐसे समझो कि रिलेशन भी एक तरीके का सेट है और वो एक ऐसा सेट है जिसमें आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स और दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर गोइंग टू सेटिस्फाई सम कंडीशंस. तो एक ऐसा सेट जिसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. ऑर्डर्ड पेयर्स कहाँ से मिलके बने? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू क्रिस्प सेट से, एंड दे आर गोइंग टू सेटिस्फाई सम कंडीशन. अब डेफिनेशन में तो इतना समझ में नहीं आता है इसलिए हम आगे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. सो लेट अस से इफ़ वी हैव टू क्रिस्प सेट, मेरे पास दो क्रिस्प सेट है, एक है ए एक है बी. अ क्रिस्प रिलेशन यानी कि अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि ये दोनों जो सेट है ए एंड बी दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो एक रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाता हुआ एक रिलेशन है आर. सो आर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी, जो मेरा आर रहने वाला है इज़ गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. दैट इज़ आर जो है मेरा रिलेशन हमेशा एक सबसेट रहने वाला है. किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट. सो अगर इसको अपन एग्जाम्पल से देखें, लेट अस से a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 4 5 6. सिंपली हमने दो सेट लिए और a है उसका नाम और b है उसका नाम. अब मुझे एक रिलेशन r बनाना है बिटवीन a एंड b. लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने ये बात बोली कि रिलेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो सबसे पहले हम a क्रॉस b लिख लेते हैं. हमें मालूम है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है. दो क्रिस्प सेट में हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से पेयर कर दो. सो 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 1 6 2 4 2 5 देन 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6. यानी कि जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो हमने लिख लिए एंड वी मेड दी कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, नाउ द केस इज रिलेशन कैसे डिफाइन होगा. सो द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, हमने बोला कि इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. रिलेशन एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो लेट अस से यहाँ पे हमने बोला कि आर इज गोइंग टू बी ए कॉमा बी, यानी कि आर में दो एलिमेंट्स आएंगे, एक ए होगा एक बी होगा और एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. इस तरीके से कि ए इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन बी, यानी कि आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से छोटा होगा. एंड ए इज गोइंग टू बिलोंग टू ए एंड बी इज गोइंग टू बिलोंग टू बी. सो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर ये ए क्रॉस बी है कि इसमें से मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं. तो अगर मैं देखती हूँ कि 1 और 4, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं? तो एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर मैं देख रही हूँ 1 इज़ लेस देन 4, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है. और अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब ये एक रिलेशन का पार्ट है. तो हमने यहाँ लिख लिया 1 4 1 5. अगेन 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन फुलफिल हो गई इसलिए इट इज़ अ रिलेशन, एक पार्ट ऑफ रिलेशन हो गया. 1 6, अगेन 1 इज़ लेस देन 6, तो हमने 1 6 लिया. और अगर हम हर एक को चेक करें कि 2 और 4 को चेक करें, 2 5 को चेक करें, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट ऐसा है जहाँ पे आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से छोटा है. इस वजह से इस रिलेशन में जितनी भी पॉसिबल एलिमेंट्स थे ए क्रॉस बी में वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे और इस वजह से हमने इसको रिलेशन का पार्ट बना दिया. बट हमेशा तो ऐसा नहीं होगा. नाउ लेट अस से दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. सो दिस एग्जाम्पल अगेन हमने लिया ए और बी. ए है 2 6 8, बी है 3 5 9, दो क्रिस्प सेट है. सबसे पहले क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 2 3 2 5
29, 63, 65, 69, 83, 85 एंड 89। ऐसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया बिकॉज रिलेशन से जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे यहीं से हम लोग चूज़ करेंगे। फिर रिलेशन की कंडीशन क्या गिवन है कि रिलेशन इज अ सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन बी, यानी कि आगे वाला एलिमेंट अब की बार बड़ा होने वाला है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी बिलोंगिंग टू ए एंड बी स्मॉल बी इज गोइंग टू बिलोंग टू द सेट बी। ठीक है, तो यानी कि हमें इस ए क्रॉस बी में से उन वाले ऑर्डर्ड पेयर्स को चूज़ करना है जहाँ पे आगे वाले की वैल्यू बड़ी है छोटे पीछे वाली से, यानी कि बी से बड़ी है। सो अगर यहाँ पे देखें 2, तो क्या 2 इज़ ग्रेटर देन 3? तो नहीं है, तो ये तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो इसको चूज़ नहीं करेंगे। देन 2,5, क्या 2 बड़ा है 5 से? नहीं है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो डोंट चूज़ दिस, डोंट चूज़ दिस। देन 2,9, अगेन 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 9, इसे भी मत चूज़ करो। 6 इज़ ग्रेटर देन 3, हाँ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 6 इज़ ग्रेटर देन 3, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 3 इसलिए हमने उसको रिलेशन का पार्ट बनाया। देन 6 इज़ ग्रेटर देन 5, येस, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर को भी चूज़ कर लिया, तो 6,5। 6 इज़ ग्रेटर देन 9, नो, नहीं है, तो इसको चूज़ नहीं करेंगे। 8 इज़ ग्रेटर देन 3, क्या 8 बड़ा है 3 से? हाँ बड़ा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 8,3 भी इसका पार्ट होना चाहिए। 8 इज़ ग्रेटर देन 5, येस 8 इज़ ग्रेटर देन 5। 8 इज़ ग्रेटर देन 9, नो, नहीं है, इसको चूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपली जो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं उसे हमने इससे चूज़ करा और अपने रिलेशन में लिख दिया। तो ये है, दिस इज़ हाउ वी मेक द रिलेशन। इस तरीके से हमारा क्रिस्प सेट का रिलेशन बनता है और जो भी बेसिक्स है यहाँ पे क्लियर होते हैं। अब आती है कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है जो कि होता है मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे वर्क करता है देखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले क्या है कि यही रिलेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं और अगर इस रिलेशन को मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना है तो यू हैव टू ऑलवेज इंश्योर दैट कि अंदर जो आएंगे एलिमेंट्स वो होंगे सिर्फ 0 या 1, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज ये सब है हमारी मेंबरशिप फंक्शंस या फिर मेंबरशिप वैल्यूज़। तो सबसे पहले जो मेरा ए सेट था, और ए सेट पे क्या लिखा था, ए सेट था 2, 6, 8, तो यहाँ पे मैंने बोला सबसे पहले यहाँ पे मैं रो वाइज 2, 6 और 8 लिख देती हूँ। देन वी हैव बी विच इज़ 3, 5, 9, तो बी इज़ 3, 5 एंड 9, इतना कर लिया। अब क्या करना है, बस हमें पेयर्स को चेक करना है कि ये वाला पेयर रिलेशन का पार्ट है, अगर वो है तो उसको 1 वैल्यू अकॉर्ड करेंगे और अगर वो रिलेशन का पार्ट नहीं है तो उसको 0 वैल्यू अकॉर्ड करेंगे। तो लेट अस सी, सबसे पहले अगर 2 है और 3 है तो क्या 2,3 रिलेशनशिप का पार्ट है, इस रिलेशन का पार्ट है? तो नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ मेंबर, नहीं है, इसका मतलब इसको 0 वैल्यू अकॉर्ड कर दी। क्या 2,5 इज़ अ मेंबर ऑफ रिलेशन आर? नो, सो इट इज़ अगेन 0। 2,9, क्या 2 एंड 9 एक ऑर्डर्ड पेयर है प्रेजेंट इन आर? नहीं है, 0 वैल्यू अकॉर्ड करी। 6 एंड 3, सो येस 6 और 3 प्रेजेंट है रिलेशन आर में, इसलिए हमने उसको वैल्यू अकॉर्ड करी 1, बिकॉज उसकी मेंबरशिप वैल्यू है, यानी कि वो मेंबर है ऑफ द रिलेशन आर। देन अगेन 6 एंड 5, येस 6 एंड 5 भी रिलेशन का पार्ट है, तो इसके लिए भी 1 वैल्यू अकॉर्ड कर दी। क्या 6 एंड 9 इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन? नो, 6,9 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, दैट्स वाई we have accorded the value 0. Then 8 and 3, yes 8 and 3 is a part. 8 and 5, 8 and 5, yes again 1 is value accorded. Similarly 8 and 9, no 8 and 9 तो है ही नहीं रिलेशन में, अगर रिलेशन में नहीं है इसका मतलब वो उसका मेंबर नहीं है, तो उसको हमने 0 वैल्यू अकॉर्ड कर दी। सो दिस इज हाउ बेसिकली हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले वाला एलिमेंट हमने यहाँ लिख दिया ऐसे लाइन से 2, 6, 8 ए, एंड बी वाले एलिमेंट को मैंने ऐसे लिख दिया कॉलम वाइज। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी सेट एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म। एंड मेक श्योर दैट अभी हम क्रिस्प सेट्स की बात कर रहे हैं, और क्रिस्प सेट में 2 ही मेंबरशिप वैल्यूज पॉसिबल होती है, ईदर 1 और 0, या तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट का पार्ट होता है या नहीं होता है, और कोई बीच की वैल्यू यहाँ पे अलाउड नहीं होती, बिकॉज फजी सेट में तो ऐसा अलाउड है लेकिन यहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं है। सो नाउ लेट अस सी द ऑपरेशंस ऑन रिलेशन। अब हम देखेंगे ऑपरेशंस जो हमारे रिलेशन पे लगते हैं। तो अब रिलेशन पे ऑपरेशंस लगाना है, तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर 2 क्रिस्प सेट। मैंने 2 क्रिस्प सेट कंसीडर करे, ए एंड बी, एंड कोई भी एग्जांपल से हम कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट करा ए से 1 2 3 4, बी इज 3 5 7। सो नाउ लेट अस ऑल्सो डिफाइन द रिलेशन आर एंड एस, क्योंकि रिलेशंस पे ऑपरेशन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 रिलेशंस होने चाहिए, एक रिलेशन आर ले लिया हमने और एक रिलेशन एस ले लिया, ठीक है। आर में ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए कॉमा बी करके, ये जनरलाइज टर्म है। देन
कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी दैट बी शुड बी इक्वल टू ए प्लस वन। सिमिलरली ए कॉमा बी रहेगा एंड द कंडीशन शुड बी ए लेस देन बी। तो ये कंडीशंस हमें यहाँ पे लिख दी गई है और यहाँ पे हमें बताया है कि इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बिकॉज आर एंड एस दे बोथ बिलोंग टू ए क्रॉस बी। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है रिलेशन के जब हम ऑपरेशंस करेंगे तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल लेना। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम इन दोनों सेट का, जो क्रिस्प सेट हमें दे रखे हैं उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे बिकॉज ये आर और ये एस दोनों ही किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस बी के। इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी को निकाल लेंगे। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, 1 3 1 5 1 7 2 3 2 5 2 7। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली हमने लिख लिया 1 3 1 5 1 7 2 3 2 5 2 7 देन 3 3 3 5 3 7 एंड ऐसे करके पूरों को हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए एंड ए क्रॉस बी को हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट second step. So the second step is going to be now you have to find the relation. अब R and S हमें नहीं गिवन है। R and S का हमें क्या गिवन था, सिर्फ हमें कंडीशन गिवन थी कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स को हम चूज करेंगे फ्रॉम A क्रॉस B। सो अगर यहाँ पर हम देखें ये कंडीशंस थी दैट A and B सच दैट B is going to be A plus 1 and A should be less than B। तो रिलेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिलेशन बनेगा सबसे पहले R इज इक्वल्स टू 2,3 एंड 4,5। कैसे बनेगा अगर हम देखें तो इसको हम समझते हैं। सो अब हम देखते हैं कि R रिलेशन की कंडीशन हमें ये दे रखी है, ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ से चूज करने हैं बिकॉज R इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड S इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि दोनों ही सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। सो R अगर मुझे निकालना है सबसे पहले हम R को देखते हैं बिकॉज R की वैल्यूज़ क्या आएगी हमें वो देखना है। तो उन ऑर्डर्ड पेयर्स को चूज़ करो जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ से करके देखेंगे। फर्स्ट इज A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू कितनी है 3 है, इसे फोकस करना है, ठीक है। 1,3 को A की वैल्यू कितनी है 1 है, B की वैल्यू कितनी है 3 है। केस क्या है, हमें बनाना है कि 3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू दैट इज B इज इक्वल्स टू A प्लस 1। सो क्या 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 हो रहा है, नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये चीज़ तो नहीं पॉसिबल है, यानी कि दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप 1,3 को नहीं ले सकते। नाउ लेट अस चेक विथ व्हेन A इज़ 1 एंड B इज़ 5। अगर A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 5 है तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है B इज इक्वल्स टू A प्लस 1 वाली। तो अगेन रुक के देखते हैं, B 5 है इक्वल्स टू 1 प्लस 1 पॉसिबल लग रहा है क्या, नहीं है, क्योंकि 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 2, तो इसे भी हम नहीं ले सकते। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसे भी नहीं लेंगे, इसे भी नहीं लेंगे। देन अगेन 1,7 को चेक करते हैं। A की वैल्यू 1 गिवन है, B की वैल्यू 7 गिवन है, कंडीशन है B इक्वल्स टू A प्लस 1। सो 7 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो ये भी नहीं ले सकते। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन R। 2 एंड 3 को चेक कर लेते हैं, यहाँ इसे चेक करने लगते हैं। अब अगर मैं 2 एंड 3 को चेक करती हूँ तो क्या आएगा, A की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, B की वैल्यू कितनी है 3 है। कंडीशन क्या चेक करनी है, B इज इक्वल्स टू A प्लस 1। सो 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 विच इज़ 3 इक्वल्स टू 3। यस, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू आ गया, और ट्रू आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि 2,3 इज़ अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमें वो ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, ठीक है। हमें क्या मिल गया, वो ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया 2,3। अब सिमिलरली हमें करना कुछ नहीं है, हर एक को चेक करते जाना है। अब इसी तरीके से मैं 2,5 को चेक करूँगी तो अगेन हम देखेंगे कि 2,5 भी नहीं बनेगा, 2,7 भी नहीं बनेगा। 3,3 को चेक करेंगे, वो भी नहीं बनेगा। 3,5 वो भी पॉसिबल नहीं है, 3,7 भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये सब इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं ना। 4 3 कर रहा है। अब अपन 4 5 को चेक करते हैं। अगर मैं 4 एंड 5 को चेक करूँ दैट इज़ A इज़ 4 एंड B इज़ 5। A की वैल्यू कितनी है 4 है, B की वैल्यू कितनी है 5 है। कंडीशन क्या चेक करनी है, B इक्वल्स टू A प्लस 1। सो क्या 5 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 है, यस 5 इक्वल्स टू 5 होता है, विच इज़ करेक्ट। एंड इफ इट इज़ करेक्ट दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है दैट इज़ 4,5 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दैट्स वाई 4,5 विल बी अ पार्ट ऑफ द रिलेशन R। सो दिस इज़ हाउ। इसे भी चेक करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो रिलेशन R क्या निकला 2,3 एंड 4,5।
अब इसी तरीके से अब हमें एस की वैल्यू निकालनी है। एस रिलेशन में हमने बोला उन ऑर्डर्ड पेयर्स को सिलेक्ट कर लेना जहाँ पे ए इज गोइंग टू बी लेस देन बी, यानी कि आगे वाला एलिमेंट इधर वाले एलिमेंट से छोटा है, उनको चूज़ कर लो। तो कौन कौन छोटा है देखो, 1 इज़ लेस देन 3, ठीक है, 1 इज़ लेस देन 3 इसलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। देन 1 इज़ लेस देन 5, येस 1 इज़ लेस देन 5, 1 इज़ लेस देन 7, येस 2 इज़ लेस देन 3, येस 2 इज़ लेस देन 5, येस 2 इज़ लेस देन 7, येस 3 इज़ लेस देन 3, नो 3 इज़ नॉट लेस देन 3, 3 तो अपने आप से छोटा थोड़ी है, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, डोंट टेक दिस। सो 3 इज़ लेस देन 5, येस 3 इज़ लेस देन 7, येस 4 इज़ लेस देन 3, नो 4 लेस देन 3 नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो इसे नहीं लेंगे। 4 इज़ लेस देन 5, येस 4 इज़ लेस देन 5, सिमिलरली 4 इज़ लेस देन 7, येस 4 इज़ लेस देन 7। तो इस तरीके से हमने हमारे रिलेशंस को फाइंड आउट कर लिया कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को चूज़ कर लो जो गिवन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। एक बार हमने ये चीज़ फुलफिल कर ली, अब हमें आना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट कैसा होगा? मैट्रिक्स फॉर्मेट में हमने बोला था सिंपली अगर मुझे आर का मैट्रिक्स फॉर्मेट लिखना है तो सबसे पहले आई राइट ए हियर, आई राइट बी हियर। जो मुझे क्रिस्प सेट्स गिवन थे ए एंड बी, क्रिस्प सेट क्या गिवन था हमें, यहाँ देखते हैं क्या क्रिस्प सेट गिवन था। क्रिस्प सेट हमें गिवन था 1 2 3 4 एंड 3 5 7। तो इसी वजह से 1 2 3 4 के हिसाब से आई राइट हियर 1 2 3 एंड 4। बी इस तरफ लिखेंगे हम 3 5 एंड 7, ठीक है। अब ये तो एलिमेंट्स हो गए, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में अंदर क्या वैल्यूज़ आएंगी, अंदर जो भी वैल्यूज़ आएंगी सिर्फ मेंबरशिप वैल्यू होगी, इधर इट कुड बी 0 और 1, सिर्फ 0 या 1 में से होगी। तो अब सिंपली इस आर को देखो जो हमने रिलेशन बनाया है, इस रिलेशन में देखो क्या 1,3 है, नहीं है, 0। सिमिलरली क्या रिलेशन में 1,5 है, नहीं है। क्या रिलेशन में 1,7 है, नहीं है। क्या रिलेशन में 2,3 है, हाँ है। इसका मतलब इसकी मेंबरशिप कितनी है, 1 है। आर को देखो अगेन, क्या 2,5 है, अगेन नहीं है, 0। 2,7 नहीं है, 3,3 नहीं है, 3,5 भी नहीं है, 3,7 भी नहीं है, 4,3 नो, 4,5 यस, 4,5 गिवन है। 4,5 अगर गिवन है इसका मतलब है कि इसकी कंडीशन कितनी हो गई, 1 हो गई, बिकॉज 4 एंड 5 का एक ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है इन द आर, जो आपका आर है ना उसमें प्रेजेंट है। 4,7 प्रेजेंट है क्या रिलेशन में, नहीं है, तो उसको हमने 0 दे दिया। सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्मेट ऑफ द रिलेशन आर। सिमिलरली एस रिलेशन का बनाएंगे। एस रिलेशन का कैसा बनेगा, देखते हैं एस का कैसा बनना चाहिए। अगेन ए एंड बी को इस तरीके से लिखेंगे, इस डायरेक्शन में ए आएगा, इस डायरेक्शन में बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए के एलिमेंट्स थे 1 2 3 एंड 4, बी के एलिमेंट्स थे 3 5 एंड 7। अब क्या क्या प्रेजेंट है एस में, यहाँ से देखते हैं। 1,3 इज प्रेजेंट, यस, तो इसको 1 वैल्यू अकॉर्ड करेंगे। 1,5 इज प्रेजेंट, यस 1। 1,7 इज प्रेजेंट, यस। 2,3 इज प्रेजेंट, yes. 2,5 is present, yes. 2,7 is present, yes. 3,5 is present, yes, but 3,3 is not present, that's why it is 0. Then 3,7 is also present. 4,3 present है क्या, नहीं है, that means 0. 4,5 present है, नहीं है, 0. 4,7 present है, इसलिए इसको क्या वैल्यू अकॉर्ड कर दी, 1. तो ये सब क्या है, मेंबरशिप वैल्यूज, ठीक है, दीज आर मेंबरशिप वैल्यूज़, ये हमारी मेंबरशिप की वैल्यूज़ हैं। एंड ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली हम रिलेशंस को लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में हो सकता है रिलेशंस नहीं गिवन होंगे, सिर्फ कंडीशन दे देंगे वो आपको कि ये कंडीशन है आर की, ये कंडीशन है एस की, अब आपको खुद ही निकालना है। और हाँ, ए और बी आपको दे देंगे, वो क्रिस्प सेट आपको दे देंगे, रिलेशन की कंडीशंस दे देंगे। अब रिलेशन को आपको खुद लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले रिलेशन को ऐसे लिख लेना कि जो जो वैल्यू फुलफिल हो रही है ऑर्डर्ड पेयर्स की उन्हें चूज़ कर लेना, और उसके बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने थोड़ा बेसिक समझा, लेकिन वापस आते हैं हम लोग किस चीज़ पे, यूनियन के ऊपर, क्योंकि हमें यूनियन करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्या चीज़ हमने देखी। आर एंड एस आर रिलेशंस, दैट इज क्रिस्प रिलेशंस। आर की वैल्यू इतनी है, एस की वैल्यू इतनी है, एंड फाउंड अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। मैट्रिक्स फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना कुछ नहीं, अब हमें एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, विच इज़ आर का मुझे यूनियन करना है एस के साथ। मुझे इस वाले को इसके साथ में
यूनियन करना है, कंबाइन करना है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, मैक्स ऑफ, जैसा हमने फजी में पढ़ा था, भले ही हम क्रिस्प का पढ़ रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यूनियन का मतलब होता है मैक्स ऑफ, आपको मैक्स की वैल्यू चूज़ करनी है। तो जो भी बड़ी वैल्यू होगी आर और एस में, जिसकी भी मेंबरशिप वैल्यू बड़ी होगी उसे हम चूज़ कर लेंगे। तो ठीक है, मैट्रिक्स के हिसाब से चलते हैं, बिकॉज मेंबरशिप पे फोकस करने वाले हैं हम लोग। और हमेशा रिलेशंस के केस में भी आपको मेंबरशिप वैल्यूज़ पे ही फोकस करना है, एलिमेंट्स पे फोकस नहीं करना है, उनकी मेंबरशिप वैल्यू पे फोकस करना है। दैट मीन्स 0 एंड 1 पे मुझे फोकस करना है। सो कंसिडर बोथ आर एंड एस मेट्राइसेस, जैसे कि ऊपर गिवन है वैसे की वैसे हमने आर और एस की मेट्राइसेस यहाँ पे लिख दिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनका यूनियन कर देना है। यूनियन करने से क्या होगा, मैक्स वैल्यू हमें चूज़ करनी है। तो किस तरीके से चूज़ करेंगे, कंपेयर बोथ आर एंड एस 1 by 1 फॉर ईच एलिमेंट एंड चूज़ द मैक्स। तो बस आपको करना ये है कि हर एक एलिमेंट को 1 by 1 चेक करो। कैसे करेंगे, देखो 0 और 1, 0 और 1 में कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है, तो इसे चूज़ कर लेंगे। तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट की जगह क्या आएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली 0 एंड 1 में फिर से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो फिर से 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड केस में 1 आ जाएगा। तो इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक ये है कि जहाँ जहाँ पे आपको 1 दिख रहा है वहाँ पे तो एज इट इज़ आप 1 लिख ही लो। तो अगर मुझे आर यूनियन एस करना है, जैसे कि अपन यहाँ करके देखते हैं, ठीक है। आर यूनियन एस करना है मुझे, ठीक है। अब आर यूनियन एस करने के लिए सिंपल तरीका क्या बोला है इन्होंने कि एलिमेंट टू एलिमेंट चेक करते जाओ। 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है इसलिए 1 को चूज़ करा। सिमिलरली 0 एंड 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है इसलिए 1 को चूज़ कर दिया। 0 एंड 1 में कौन बड़ा है, 1 को चूज़ कर लिया। इसका मतलब क्या है, ट्रिक ये है कि जहाँ जहाँ 1 है एज इट इज़ उसको पहले तो 1 लिख लो। इन दोनों में जहाँ जहाँ 1 है उसको एज इट इज़ लिख लो। तो यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1, यानी ये पूरी रो तो 1 ही है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे 1s दिख रहे हैं, इधर भी मुझे 1s दिख रहे हैं, तो 1s तो एज इट इज़ आएंगे क्योंकि हमेशा वही सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ देखो, ये एक एम्प्टी स्पेस रह गई और एक ये एम्प्टी स्पेस रह गई। तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में दोनों में ही 0 है, तो इसलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बड़ी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। 0 लिखेंगे तो एज इट इज़ 0 लिख देंगे। तो सिंपली 1 को चूज़ कर लो। दैट इज़ हाउ यू डू आर यूनियन एस, यानी कि दो रिलेशंस, दोनों क्रिस्प रिलेशंस हैं, तो उनका आपको सिर्फ मेंबरशिप वैल्यूज़ को चूज़ करना है। जो मैक्स वैल्यू है उसको चूज़ करना है। दैट मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट 1, आपको 1 को सिलेक्ट करना है जहाँ पे पॉसिबल हो, और अगर दोनों 0 होंगे तो फिर आपको 0 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, और इसी को करने का एक और तरीका भी होता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स का तरीका था। अगर हम चाहें तो उसको सेट के फॉर्मेट में जैसे हम यूनियन करते थे, जैसे क्रिस्प सेट के फॉर्मेट में हम यूनियन करते थे, इसी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमारा आर और एस इस तरीके से लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसका यूनियन कैसे होगा, सिंपल मतलब है इन्हें और इन्हें कंबाइन करके लिख दो। दैट इज़ हाउ यू डू यूनियन। तो 2 3 और 4 5 इन सब में ऐड होकर सब कंबाइन होकर हम एक साथ लिख देंगे। सो 1 3 1 5 1 7, देन 2 3 कॉमन है दोनों में, 2 3 लिख दिया। देन 2 5 2 7, 2 5 2 7 आ गया। 3 5 3 7, तो 3 5 3 7 आ गया। फिर 4 5 भी कॉमन करके लिख दिया, एंड 4 7, यानी कि जितने एलिमेंट्स यहाँ है और जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो। तो दो तरीके हैं यूनियन करने के इन द रिलेशन, और वो भी क्रिस्प रिलेशंस में। या तो सिंपली दोनों के सेट्स को लिखो, दोनों के सेट लिख लिए आर और एस के, और उनको कंबाइन करके लिख दिया इस तरीके से। और अगर आप चाहते हो कि हम उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में करें, तो यू हैव टू ओनली कंसिडर दी मेंबरशिप फंक्शन और दी मेंबरशिप वैल्यू। सो यहाँ पे एक छोटी सी टिप मेंशन है कि ऑलवेज 1 को चूज़ करो हर बार कंपैरिजन में। जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो बस 1 चूज़ करना है, जहाँ 1 दिख जाए वहाँ पे तो एज इट इज़ 1 लिख ही देना है। तो आप क्या कंपेयर करना है, उसमें सिंपली 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 ही बड़ा होगा, 0 होगा या 1 होगा, दोनों में से एक ही चीज़ पॉसिबल है। So now let us move to the next. So next we have intersection. R intersection S जैसे फजी सेट में भी था कि इसका मतलब होता है सिंपली इंटरसेक्शन का कि आपको मिनिमम वैल्यू चूज़ करनी है। एंड मिनिमम किसकी वैल्यू, मेंबरशिप वैल्यू को चूज़ करना है। सो मिनिमम वैल्यू आपको चूज़ करनी है बाय सिंपली कंपेयरिंग। फिर से हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो R एंड S हमें इस तरीके से गिवन है। अगर मुझे R इंटरसेक्शन S निकालना है तो उसका तरीका क्या होगा, सिंपली देखो, पहला एलिमेंट 0 और 1, छोटे को चूज़ करना है तो 0 सिलेक्ट हो जाएगा। 0 एंड 1 कौन चूज़ होगा, 0 0 एंड 1 कौन चूज़ होगा, 0। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझ ली कि हर बार हमें कोशिश करनी है कि 0 चूज़ हो जाए। तो जहाँ पे मुझे 0 दिख रहा है ऑलरेडी, मैं उसको एज इट इज़ लिख देती हूँ। यहाँ पे मुझे 0 दिख रहा है, इधर मुझे 0 दिख रहा है, जिस स्पेस पे मुझे 0 दिख रहा है आई एम ऑलरेडी
राइटिंग इट। और अब इस वजह से मुझे सिर्फ इन जगहों पे कंपैरिजन्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन देखो 1 and 1, तो बड़ा है तो 1 ही आएगा, बिकॉज 0 होता तो हम 0 ही सिलेक्ट करते। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, इधर 1 है और एक इधर 1 है, सो छोटा वैल्यू तो जो भी है 1 ही चूज़ होगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू डू आर इंटरसेक्शन एस। और ये हम कब कर रहे हैं, जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में। लेकिन अगर मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, सेट फॉर्मेट में गिवन है, रोस्टर फॉर्मेट में गिवन है, तो और उसका सिंपल तरीका जैसे हम सिंपली करते थे उसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्मूला गिवन है, आंसर क्या है आर इंटरसेक्शन एस का। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये दो सेट्स के बीच की पार्ट। एंड यू हैव टू, टिप क्या है यहाँ पे, टिप ये है यू हैव टू चूज़ 0 ऑलवेज, हमेशा 0 को चूज़ करना। और अगर इस फॉर्मेट में गिवन है, अगर आर और एस मुझे इस फॉर्मेट में गिवन है, तो आर इंटरसेक्शन एस कैसे निकालेंगे, सिंपली इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ है उसे देख लेते हैं। सो मुझे दिख रहा है कि 2 and 3 कॉमन है, इसलिए 2, 3। 4 and 5 कॉमन है, बिकॉज 4, 5 इधर भी है, 4, 5 इधर भी, तो जो भी कॉमन वैल्यूज़ है 4, 5। सो दिस विल बी आर इंटरसेक्शन एस। तो आर इंटरसेक्शन एस क्या हुआ, 2, 3 and 4, 5, जो भी कॉमन है इन दोनों के अंदर वो हमने चूज़ कर लिया। सो आर इंटरसेक्शन एस हमने यहाँ पे फिर से लिखा है, कॉमन इन बोथ, उन वाले एलिमेंट्स को या फिर उन वाले ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने सिलेक्ट करा। नाउ नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी रिलेशन का मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट का तो बहुत ईजी सा मतलब होता है, विच इज़ 1 में से माइनस कर दो। जो भी आपका एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट, उसको 1 में से माइनस करते चलो। फजी सेट में भी यही फॉर्मूला चल रहा था, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी चलेगा। क्रिस्प है लेकिन फॉर्मूला सेम है। आर के अंदर अगर मैंने बोला कि आर मुझे ये गिवन है, दिस इज़ द मैट्रिक्स दैट आई हैव, सो इस मैट्रिक्स में मुझे हर एक में से 1 में से उसको माइनस कर देना है, यानी कि 0 को मुझे माइनस करना है, दैट इज़ 1 - 0 इज़ गोइंग टू बी 1। तो यहाँ पे 1 आंसर आ गया। 1 - 0 इज़ 1, 1 - 0 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, 1 - 0 इज़ 1। और इसी तरीके से हर एक एलिमेंट को 1 में से माइनस कर देंगे, और जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आर कॉम्प्लीमेंट। सो सिंपली इसकी भी ट्रिक है, हमें अगर इतना सॉल्व नहीं करना है, टफ लगता है, तो और अच्छी बात है, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, जहाँ पे भी आपका ये जो क्वेश्चन गिवन है, जो भी आपका रिलेशन गिवन है ना, उसको उल्टा कर दो। अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको 0 कर दो, और अगर 0 लिखा हुआ है तो उसको 1 कर दो। तो यहाँ पे 0 लिखा था तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, 0 था तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, 0 था तो 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 था तो 0 में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि सिर्फ इंटरचेंज करना है, ओनली चेंज कर दो, बस आपको सिर्फ चेंज करना है। सो कॉम्प्लीमेंट इतना आसान है, फॉर्मूले से नहीं भी करना है, वैसे तो बहुत ईजी है, 1 में से ही तो माइनस करना है, लेकिन फिर भी ट्रिक है कि सिंपली 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो, और आपका आर कॉम्प्लीमेंट जो होगा, जो भी रिलेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। एंड अगर आप चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो। नॉर्मली कैसे होता है, जैसे कि अगर ए क्रॉस बी दे रखा है, ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और इसको एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज एक्टिंग एज अ यूनिवर्सल सेट। ए क्रॉस बी यूनिवर्सल सेट है, किसका, रिलेशंस का, बिकॉज हर एक एलिमेंट आर का हो, एस का हो, वो ए क्रॉस बी से ही आ रहा है। सो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो किसके पास है, ए क्रॉस बी के पास है, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। सो इफ़ वी हैव आर 2, 3 एंड 4, 5, अगर आर की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2, 3 और 4, 5, और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो जो हमारा क्रिस्प सेट के हिसाब से फॉर्मूला था वो क्या था, यूनिवर्सल सेट माइनस आर। यूनिवर्सल सेट में से आर को माइनस कर दो, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा आर है, तो इस आर को मैं यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देती हूँ, तो 2 and 3 हट जाएगा, ये हट जाएगा, एंड 4 and 5 हट जाएगा, बाकी तो एज इट इज़ ही रहेगा। सो दिस विल बी 1, 3, 1, 5, 1, 7 एंड सच दैट आपका पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। सो सिंपल सेट थ्योरी। तो इसके बस आपको 2 चीज़ें समझना है कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, और अगर आप चाहो तो ये सेट फॉर्मेट में भी सॉल्व हो सकती है। तो अगर आपको सेट थ्योरी ज़्यादा ईजी लगती है तो उसको सेट थ्योरी के फॉर्मेट में लिखना पहले, और फिर सिंपल यूनियन, सिंपल इंटरसेक्शन, सिंपल कॉम्प्लीमेंट के जो रूल्स सिंपल क्रिस्प सेट के थे वही एज इट इज़ यहाँ पे लगाना है। पर अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये मैट्रिक्स वाला कंडीशन ज़्यादा इजी है, तो मैट्रिक्स वाली कंडीशंस के लिए आपको फजी सेट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही वाले याद रखने हैं कि मिनिमम ऑफ, मैक्स ऑफ, 1 माइनस, ये सारी चीज़ें। और इसमें जो 1, 0, 1 ये सब लिखा है तो ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ए और यहाँ पे बी सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए, ए सेट एंड बी सेट, जिसमें ए वॉज माई 2, 6, 8 इस तरीके से, ठीक है।
सॉरी 1 2 3 4 था जो अभी हम लास्टली पढ़ रहे थे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, सिमिलरली यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 7। तो इस तरीके से होता है वो। अगर पीछे से अगर ये देखेंगे तो ये एलिमेंट्स होता है, ये रोज होती हैं एंड दीज आर दी कॉलम्स। तो बी हमारे कॉलम्स की जगह आता है, ए हमारे रोज की जगह आता है। तो आई थिंक बहुत ईजी है, एज सच उसमें कुछ है नहीं, बस रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा रिलेशंस का कॉन्सेप्ट है। बाकी सिंपल सेट थ्योरी से ये चीज़ हो जाती है, इसमें कोई ऐसे इंपॉर्टेंट अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं और सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्मेट को समझ जाने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट समझते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। अब ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। और ये भी जब हम फजी सेट में कंपोजिशंस पढ़ेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो कंपोजिशन होता है ना, ये भी एक तरीके का ऑपरेशन होता है जो कि हम रिलेशंस पे लगाते हैं। तो अगेन हम देखते हैं, कंसिडर द रिलेशन आर एंड एस। मेरे पास है दो रिलेशंस, एक है आर, एक है एस। और हमें मालूम है आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पर अब की बार क्या हो रहा है, एक चीज़ का डिफरेंस आया है कि जो एस था पहले अभी हम जो पढ़ रहे थे वो दोनों ही ए क्रॉस बी के पार्ट थे, या ए क्रॉस बी का बोलना चाहिए, उनका सबसेट थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है। ये चेंज आया है कि आर इज़ गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एस इज़ गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, यानी कि एक सी नाम का एक अलग सेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है। सो आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए और बी दोनों क्रिस्प सेट है। एस इज़ अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी विच इज़ बी इज़ ऑल्सो अ क्रिस्प सेट एंड सी इज़ ऑल्सो अ क्रिस्प सेट। सो कंपोजिशन को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। ये कैसा सर्कल बनाते हैं हम, इसको आर ओ एस या ऐसे करके हम बोल देंगे, लेकिन एक छोटा सा सर्कल होता है ये। सो इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सी, यानी कि अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा कंपोजिशन बनाएंगे कि नाउ आर ओ एस इज़ गोइंग टू बी अ रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन बनेगा दैट विल बी ए टू सी। अभी वो ए टू बी था, ये बी टू सी था, तो अब हमने एक नया रिलेशन बना दिया जो कि ए से सी जाने वाला है। और इसके दो ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है मैक्स मिन और होता है मिन मैक्स। मैक्स मिन और मिन मैक्स दोनों के फॉर्मूलाज गिवन है। मैक्स मिन यानी कि मैक्स पहले आएगा ब्रैकेट के अंदर, मिनिमम आएगा, एंड उसके बाद हमें आर एक्स वाई एंड एस वाई जेड। इसी तरीके से मिन मैक्स में आर एंड एस, दीज आर दी मेंबरशिप वैल्यूज, इधर इट कुड बी 0 और 1। तो ये फॉर्मूले से तो हमें समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली किससे समझ में आएगा, एग्जाम्पल से आएगा। तो लेट अस मूव टू द एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है, गिवन द यूनिवर्सेस, मुझे तीन यूनिवर्स दे रखे, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। 1 2 2 3, जेड इज 3,4। एंड ये जो यूनिवर्स है एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं हमारे एक्चुअली क्रिस्प सेट्स है। ये क्या है, क्रिस्प सेट है। सो इन क्रिस्प सेट में हमें ये चीज़ डिफाइंड है कि एक आर रिलेशन होगा विच इज़ गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे ए एंड बी था इसी तरीके से एक्स एंड वाई है। एस इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ वाई एंड जेड, एस है इन दोनों का सबसेट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो इनका सबसेट होगा। एंड यू हैव टू फाइंड आर ओ एस, आपको ये आर ओ एस दैट इज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है आर ओ एस का, विच इज़ गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ एक्स एंड जेड। एक्स और जेड का ये क्या होने वाला है, सबसेट होने वाला है। सो रिलेशन क्या दे रखा है, पहले तो ये देखते हैं। रिलेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। कंडीशन ये रहने वाली है y is equals to x plus 1 and y is less than z, where x is going to belong to capital X and y is going to be belonging to y. Similarly, small y belongs to capital Y, which is the set, and z belongs to the capital Z, which is the set. And the question is you have to find ROS, which is max min composition. अब इसको मैं इस तरीके से ROS बोल रही हूँ, लेकिन आपको सिंपली ये समझना है कि हम compositions की बात कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली कौन से composition को बोला गया है, max min आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें आर एंड एस हमें ऐसे फॉर्मेट में दे दिया है जिसमें हमें प्रॉपरली आर और एस की क्या वैल्यूज़ है, कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें इंक्लूडेड है, वो नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें खुद निकालने पड़ेंगे आर और एस के सेट्स। तो फाइंड आर एंड एस फर्स्ट, पहली स्टेप हमारी रहेगी आर और एस को हमें लिखना है निकाल के। सो वी नो दैट आर इज़ डिफाइंड ऑन एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई के ऊपर डिफाइंड है हमारा आर वाला रिलेशन। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक्स क्रॉस वाई को लिख लेना चाहिए, दैट इज एक्स और वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो, बिकॉज हमें मालूम है इसी में से आएंगे जो भी ऑर्डर्ड पेयर चूज होंगे वो यहीं से चूज होंगे, इस वजह से। तो सबसे पहली स्टेप ये रहने वाली कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो ऑफ द गिवन सेट। तो क्योंकि आर इज गोइंग टू बी द वन विच बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई, इसलिए हमने सबसे पहले एक्स क्रॉस वाई को लिखा। एक्स क्रॉस वाई क्या होगा, 1 2 1 3 2 2 2 3, 1 2 1 3 2 2 2 3, ये हमारा
कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया दो सेट का। अब मुझे आर रिलेशन निकालना है, तो इन वालों में से, इन एक्स क्रॉस वाई में से मुझे उन ऑर्डर्ड पेयर्स को सिलेक्ट करना है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन कौन फुलफिल कर रहा है? तो अगर मैं देख रही हूँ 1,2, तो क्या 1,2 इस कंडीशन को फुलफिल करता है? सो अगर मैं 1 + 1 करती हूँ तो दैट विल बी 2 एंड 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2, दैट मीन्स यस 1,2 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमने 1,2 रिलेशन में लिखा। 1,3 को करके देखेंगे तो ये नहीं फुलफिल होगा। सिमिलरली 2,2 को अगर इस पार्ट में लिख के देखेंगे तो वो भी फुलफिल नहीं होगा। लेकिन अगेन 2,3 इस कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए वो इस रिलेशन का पार्ट है। तो ये चीज़ हम करके देख लेना, एक एक एलिमेंट को आप रख के भी देख लोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, या बोलना चाहिए इस कंडीशन में, तो आपको ये वाले आंसर्स मिल जाएंगे कि ये पर्टिकुलर दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो एक तो ये तरीका हो जाता है रिलेशन को लिखने का। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है मैट्रिक्स फॉर्मेट। मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम क्या बोलते हैं, पहला वाला एलिमेंट इधर, दूसरा वाला सेट इधर। एक्स के कितने एलिमेंट्स हैं? एक्स के एलिमेंट्स हैं, ऊपर हमने क्या गिवन है 1 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 and 2। वाई के एलिमेंट्स है 2 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 and 3। एंड उनकी मेंबरशिप्स बता दी कि 1 2 इज मेंबर, दैट मीन्स 1 1 and 3 इज अ मेंबर ऑफ आर, नो दैट इज 0 2 and 2 0 2 and 3 येस 1 हो गया। सो सिमिलरली जैसे हमने x क्रॉस y के लिए r की वैल्यू फाइंड आउट करी है, इसी तरीके से हमें s को कैलकुलेट करना है, विच इज़ y क्रॉस z। y क्रॉस z पता कर लो, y क्रॉस z कैसे आएगा? जो भी हमें गिवन है y और ये z, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। सो 2 4 2 3 3 3 3 4, ये हो गया 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। अब इसमें से मुझे s निकालना है, यानी कि इसमें से हमें उन ऑर्डर्ड पेयर्स को चूज़ करना है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। कौन सी कंडीशन को? y इज़ लेस देन z, यानी कि आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है? देखो 2 इज़ लेस देन 3, यस इसको सिलेक्ट कर लिया। 2 इज़ लेस देन 4, इसे भी सिलेक्ट कर लिया। 3 इज़ लेस देन 3, नो इसे नहीं सिलेक्ट करेंगे। 3 इज़ लेस देन 4, यस इसे भी सिलेक्ट करना। सो एस हमारा बन गया 2 3 2 4 3 4, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमने ले लिए जिसने उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अब इसी को हम चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जिसमें पहला वाला सेट दैट इज़ y, दूसरा वाला सेट दैट इज़ z इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। y इज़ 2 3, z इज़ 3 4, एंड हमने वैल्यूज़ लिख दी मेंबरशिप, बिकॉज 2 and 3 डिपेंड है, मतलब 2 and 3 मेंबर है इसलिए 1, 2 and 4 मेंबर है तो 1, 3 and 4 मेंबर है तो 1, 3 and 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ s, इसलिए उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0 हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज ROS। अभी तक तो हम जो कर रहे थे तो क्वेश्चन की चीज़ें ही निकाल रहे थे कि जो गिवन है उसको लिख के देख रहे थे कि R हमें गिवन था और S हमें गिवन था। अब एक बार R और एक बार S निकल गया है, अब हम कंपोजिशन निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मैक्स एंड मिन कंपोजिशन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना है, ध्यान से देखना है। तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक R वैल्यू निकाल ली थी और एक S वैल्यू निकाल ली थी। R रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था, S रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया था, एंड उनके मैट्रिक्स फॉर्म्स में हमें चलना है। जो मैक्समिन वगैरह है मैट्रिक्स फॉर्म से कैलकुलेट होंगे, इसलिए R का भी मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया मैंने, S का भी मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया। R जो कि रिलेशन था x क्रॉस y का, S वॉज अ रिलेशन फ्रॉम y क्रॉस z, एंड अब मुझे निकालना है ROS। एंड हमें मालूम है कि नाउ ROS इज गोइंग टू बी अ रिलेशन। ROS भी एक तरीके का रिलेशन ही होगा, बट दिस रिलेशन इज गोइंग टू बी x टू z, यानी कि x क्रॉस z का एक रिलेशन होगा, यानी कि अब x और z से मिलके बनेगा ये रिलेशन। बस इतना ध्यान रखना है। सो अगर इसको करने का तरीका देखें, अगर मुझे ROS निकालना है, दैट इज़ मुझे मैक्सिमम कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, तो जिसका फॉर्मूला ये गिवन होता है हमारे पास। तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी? स्टेप 1, पहली स्टेप रहेगी कि ROS का एक स्ट्रक्चर बना के रख लो, उसकी एक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बना लो। तो ROS का मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और हमने बोला इट विल बी x एंड z, x और z से मिलके बनने वाला है ये। दैट मीन्स पहली वाली इधर आता है हमारा, दूसरा वाला सेट हमारा इधर आता है, तो x इधर z इधर। देन जो भी एलिमेंट्स हैं x के और जो भी एलिमेंट्स हैं z के, तो x के एलिमेंट्स क्या है? 1 है, 2 है। z के एलिमेंट्स क्या है? 3 है, 4 है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 and 4।
अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आने वाली है ये अभी अननोन है हमें, तो अब इन अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम इस जगह पे जो वैल्यू आनी चाहिए उसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसे फाइंड करने का क्या तरीका रहेगा, तो आई विल डू फर्स्ट थिंग, सबसे पहले इस वाले के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ROS ऑफ 1,3, ये हम सिर्फ याद करने के लिए लिख रहे हैं कि ये 1 और ये 3, इस वाले सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। सो ROS 1,3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो सबसे ईजी तरीका ये है, सबसे पहले मैक्स लिख लेना, क्योंकि मैक्स मिन कर रहे हैं तो पहले मैक्स आएगा, मैक्स करना, देन मिनिमम ऑफ आपको लेना है और एक ब्रैकेट में जगह छोड़ देना कि किसका मिनिमम लेना है हमें। तो उसका बेस्ट और ईजीएस्ट तरीका ये रहने वाला है कि रो लेंगे एंड एक की कॉलम लेंगे। पहले वाला है आर रिलेशन का सबसे पहले आपको क्या चूज़ करना है, दिस, सबसे पहले इस रो को चूज़ कर लो एंड दूसरे वाले का कॉलम चूज़ कर लो, आर का और एस का। आर की रो चूज़ कर ली, एस का कॉलम चूज़ कर लिया, और इनके दोनों के इंडिविजुअली जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आपको कंपैरिजन में डालना है। सो 1 है और 1 है, तो सबसे पहले 1, 1, कॉमा, इन दोनों की तो कंपैरिजन्स हो गए, पहले दोनों एलिमेंट्स के कंपैरिजन हो गए। अब इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी कि सेकंड एलिमेंट्स का करेंगे, सेकंड एलिमेंट ऑफ द रो एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द कॉलम। यहाँ पे देखते हैं अगला मिनिमम ऑफ 0 एंड 0, मिनिमम ऑफ 0 एंड 0, दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, बस दो एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर, इसलिए 2 मिनिमम ऑफ आ गए। अब मिनिमम ऑफ की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट होगी मिनिमम ऑफ की वैल्यू, 1 और 1 में से कौन छोटा है, कोई भी नहीं, 1 ही आएगा। 0 और 0 में कौन छोटा है, कोई भी नहीं है, 0 ही आएगा। इसका आंसर आ गया। मैक्स को एज इट इज़ लिख दो, मैक्स ऑफ 1 एंड 0, 1 और 0 में से कौन बड़ा है, किसकी वैल्यू मैक्स है, मैक्स वैल्यू किसकी है, 1 की वैल्यू मैक्स है। तो इसका आंसर क्या आया कि ROS 1,3 वाला जो सेल है उसकी वैल्यू है 1, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा 1। इस तरीके से हमारी पहली वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। सो दिस विल बी द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ द सेल विच इज़ 1,3 वाला जो सेल है उसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ये तो फर्स्ट स्टेप थी। सेकेंड स्टेप पर आते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करेगी, सेकेंड स्टेप करेगी मुझे इस सेल पे क्या वैल्यू आना चाहिए, इसको चेक करते हैं। तो आई हैव टू कैलकुलेट ROS ऑफ 1,4। ये जो हम लिख रहे हैं ना, सिर्फ याद रखने के लिए लिख रहे हैं कि हम कौन से सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अगेन इट विल बी मैक्स ऑफ, जो सेम फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, मैक्स ऑफ करेंगे, देन मिनिमम ऑफ करेंगे। अब हमें क्या करना है, मिनिमम ऑफ करने के बाद में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी हमने इससे पहले क्या करा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैलकुलेट किया, और अब मुझे इस पोर्शन की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को चूज़ करूँगी, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को चूज़ करके रखो एंड इसके बाद सेकेंड कॉलम को चूज़ कर लो, दिस एंड दिस। दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करो, 1 एंड 1। सो 1, 1 को हमने लिख लिया सबसे पहले। तो नेक्स्ट इज अगेन मिनिमम ऑफ, फिर से मिनिमम ऑफ करो फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में, दोनों के दूसरे एलिमेंट्स, इसका 0 है और इसका क्या है, 1 आना चाहिए, सॉरी देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे 1 कर दो। सो 0 और 1, तो 0 एंड 1। वैल्यूज़ निकालो, मिनिमम किसकी वैल्यू है, 0। 0 और 1 में छोटा कौन है, 0 है। मैक्स ऑफ, इन दोनों में मैक्स कौन है, 1 इज़ मैक्स, कौन सिलेक्ट हुआ, 1 सिलेक्ट हुआ, किसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम, 1 की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 1,4 वाले सेल की वैल्यू कितनी है, 1 आई है। तो पहला हमने क्या किया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गई, आगे बढ़ते हैं थर्ड। तीसरा मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला सेल की वैल्यू चाहिए मुझे। सो 2 एंड 3, तो ROS 2,3 उस सेल की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। और ये जो हम लिख के रखा है ना, ये पहले से लिख रखा है हमने जो, दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, दिस इज़ योर एक्चुअल आंसर। ये एक्चुअल आंसर आपका बिल्ड होता जा रहा है सीधे सीधे। अब ROS 2,3 की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका तरीका ये रहने वाला है, अगेन मैक्स में है तो मैक्स पहले आएगा, देन मिनिमम ऑफ, कौन से एलिमेंट्स को चूज़ करें।
अब एक बार फर्स्ट रो को हमने इस वाले कॉलम से भी कर लिया, इस वाले कॉलम से भी कर लिया, इसलिए अब हम कौन सी रो को सिलेक्ट करेंगे, अब हम इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज़ हम सेकेंड वाली रो को सिलेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करो, 0 और 1, तो मिनिमम ऑफ 0,1 कॉमा सेकेंड एलिमेंट्स दोनों के 1 एंड 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 1 एंड 0। छोटी वैल्यू को चूज़ करो, 0 0, मैक्स ऑफ इज अगेन 0, मैक्स ऑफ 0 तो 0 ही आने वाला है, तो क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगी विच इज़ 0, दैट्स इट। आखिरी लास्ट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें विच इज़ गोइंग टू बी 4th, तो ROS 2,4 की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये हम सिर्फ क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ याद रखने के लिए लिख रहे हैं कि कौन से सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अगेन इट विल बी मैक्स ऑफ मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ करने के बाद में सेकेंड रो पे थे तो सेकेंड रो एंड अब की बार सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट वाइज चेकिंग करो, पहला एलिमेंट इसका, पहला एलिमेंट इसका, तो 0 एंड 1, तो 0,1। अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो मिनिमम ऑफ 1 एंड 1, इसका भी सेकेंड एलिमेंट, इसका भी सेकेंड एलिमेंट, तो मिनिमम ऑफ 1,1। ठीक है, अब बहुत इजी है, अब तो कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटा कौन है, 0, मिनिमम कौन है, 1, इनकी मैक्स वैल्यू, इनमें बड़ा कौन है, 1, 1 बड़ा है इसलिए 1 चूज़ हो गया, दैट्स वाई इधर हमने क्या आंसर लिखा, 1 लिखा। तो इस तरीके से हमने ROS सबके कैलकुलेट कर लिए और यहाँ पे हमने सेल्स को मेंशन किया कि कौन से सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ योर आंसर, बहुत ईजी है, ये आपका आंसर है। बस ये जो आंसर निकल गया आपका आंसर है, तो उसको अब अच्छे से लिख सकते हैं हम कि ROS जो हमारा निकला है, जहाँ पे X इस डायरेक्शन में है एंड Z इस डायरेक्शन में है, क्योंकि नाउ दिस इज़ अ रिलेशन विच इज़ अ सबसेट ऑफ X क्रॉस Z, जहाँ पे X इज़ 1 2, Z इज़ 3 एंड 4, जिसमें 1 1 0 एंड 1 है। सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली कैलकुलेट द मैक्स मिन कंपोजिशन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैक्स मिन की जगह मिन मैक्स आ जाए तो अगर मैक्स मिन है तो हम पहले मैक्स लिखते थे फिर मिन लिखते थे एंड जो भी वैल्यूज़ होती थी इस तरीके से कैलकुलेट करके लिख देते थे। अब मिन मैक्स पहले आ गया, इसका मतलब मिन पहले लिख देना, मैक्स अंदर लिख देना और फिर मैक्स वैल्यूज़ को अंदर से चूज़ करना और फिर टोटल का मिनिमम ले लेना। तो इसमें कोई ऐसा सच कुछ है नहीं, ईजी है। फिर भी अपन इसका एक छोटी सी टिप ले लेते हैं। तो ये तो छोटा क्वेश्चन था, 2x2 की मैट्रिक्स थी तो बहुत जल्दी से कैलकुलेट हो गया। टिप ले लेते हैं। टिप का तरीका ये रहने वाला है कि सबसे पहली स्टेप आपकी ये रहेगी कि अगर आपको एक रिलेशन R दिया है और एक रिलेशन S दिया है और आपको उसके लिए एक ROS कैलकुलेट करना है, ROS को मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल T से, तो सबसे पहले इस तरीके से आप देख लो, इसको हम जनरलाइज तरीके से समझ रहे हैं जिसमें हमारे इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे। आंसर है हमारा C11 C12 C13, इस तरीके से आंसर है। एंड R के अंदर ये सारे एलिमेंट्स है, S के अंदर ये सारे एलिमेंट्स है। सो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, यू हैव टू स्टेप 1 स्टार्ट विद द फर्स्ट रो ऑफ R। सबसे पहले पहली रो उठाना पहले वाले की, सो फर्स्ट रो ऑफ R एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ S। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर करना। A11 को B11 से कंपेयर करना, A12 को B21 से कंपेयर करना, A13 को B31 से कंपेयर करना, बस 1 2 3 ऐसे कंपैरिजन करना है। कंपेयर करने के बाद में जो भी मिन मैक्स का है हमारा फॉर्मूला उसमें उसको रखते जाना है और आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फिर फर्स्ट रो एक बार हो गई ना, फर्स्ट रो, तो उसको सेकेंड कॉलम के साथ भी करना। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम टू गेट द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू आपको मिलेगी, C12 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली रो होगी लेकिन तीसरा कॉलम होगा जिससे आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, C13 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लो कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले पहली रो को हर एलिमेंट यानी कि हर कॉलम के साथ कंपैरिजन करना है। फिर जब ये वाली कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरे रो पे आ जाएंगे, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से कंपेयर करना है। अब ये थोड़ा सा लगता है थोड़ा टफ है, लेकिन ये टफ नहीं होता एक्चुअली में। इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट केस ये है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका आंसर निकालना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और फॉर्मूला में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैक्स मिन है या फिर मिन मैक्स है, दैट्स इट। सो लाइकवाइज ऐसे ये बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ROS। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे,
तो लेट अस जस्ट टेक दिस वन मोर क्वेश्चन ऑल्सो, ताकि हमारा जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी अच्छे से हो जाए। और अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बाय योरसेल्फ भी करके देख सकते हो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, लेकिन अपन एक बार करके देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, आर गिवन है, एस गिवन है, दोनों रिलेशंस है हमारे, और दोनों ही रिलेशंस किसके हैं, क्रिस्प सेट के रिलेशन है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट आर ओ एस, और ये ओ मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, इसको छोटा लिखना चाहिए। एंड इट इज़ मैक्समिन कंपोजिशन। क्या करना है हमें, मैक्समिन कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप बोलती है कि जो आपकी आंसर मैट्रिक्स बनने वाली है उसे ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर लिख लो आप, ताकि आपको ईजी लगेगा। सो उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। एंड हमें मालूम है ये ए और बी के कुछ एलिमेंट से मिलके बना होगा, ये बी और सी के कुछ एलिमेंट से मिलके बना होगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, इधर कुछ एलिमेंट्स होंगे, इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा। तो ये बनने वाला है किससे, ये ए और सी से मिलके बनने वाला है, तो ए और सी। सो ए इधर, सी इधर। ए में भी 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स आएंगे, और सी में भी 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे भी 3 आएंगे, यानी कि दिस विल ऑल्सो बी अ 3x3 मैट्रिक्स, ये भी एक 3x3 की मैट्रिक्स रहेगी। सो अब मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले ये वाला पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट की मुझे अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसको मैं अभी C11 से डिनोट कर रही हूँ, C11 से मैं डिनोट कर रही हूँ, या फिर मैं इसको ROS ऑफ C11 भी लिख सकती थी, लेकिन इसको ईजी करने के लिए C11 से डिनोट कर रहे हैं। मैक्स मिन है, इसका मतलब है द फॉर्मूला इज मैक्स ऑफ मिनिमम ऑफ। सबसे पहले इतना तो लिख ही लो, मैक्स ऑफ मिनिमम ऑफ। मिनिमम ऑफ किसका लेना है, तो सबसे पहले हमने बोला था कि रो एंड कॉलम लेते हुए चलना है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट रो, ये मेरी फर्स्ट रो है, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट कॉलम। पहली रो और पहले कॉलम को कंपेयर करते हैं और एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करेंगे। सो मिनिमम ऑफ दोनों के पहले एलिमेंट्स, यानी कि 0,0 कॉमा मिनिमम ऑफ 1,0, मिनिमम ऑफ 1,0, यानी कि इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट। देन अगेन मिनिमम ऑफ, फिर से मिनिमम ऑफ करेंगे, जिसमें 0,0 दैट इज इसका थर्ड एलिमेंट और इसका भी थर्ड एलिमेंट 0,0। सो आंसर क्या आएगा, मैक्स ऑफ, छोटी वैल्यू चूज हो गई 0, छोटी वैल्यू चूज 0, छोटी वैल्यू चूज 0, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। टोटल आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। तो पहला वाला कॉलम, तो जो ये पहला वाला सेल है C11, ये वाला सेल मेरा कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट C12, अब मुझे अगले को चेक करना है, C12 निकालना है मुझे। अगेन सेम फॉर्मूला, दैट इज मैक्स ऑफ मिनिमम ऑफ। अब पहली रो तो ले ली थी, पहली रो तो ले चुके हैं, सेकेंड कॉलम को चूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब क्या लेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चूज़ कर लिया, जिससे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में मिनिमम ऑफ 0,1, देन मिनिमम ऑफ 1,0, देन मिनिमम ऑफ 0,0। एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करा, आंसर निकाल लो। मैक्स ऑफ, इनमें से दोनों में से छोटा कौन है, 0, इन दोनों में से छोटा कौन है, 0, इन दोनों में से छोटा कौन है, 0। सो टोटल इनमें से मैक्स कौन है, सभी तो 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो दिस विल बी ऑल्सो 0। सिमिलरली मूव टू C13 में जाएंगे। अगेन मैक्स ऑफ मिनिमम ऑफ, कौन सी वाली रो और कॉलम को लेंगे, तो फर्स्ट वाली रो को थर्ड वाले कॉलम के साथ अब की बार कंपेयर करेंगे। अगेन 0 और 1 को कंपेयर करा, तो 0,1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 0,1। देन 1,1 को कंपेयर करो, सो इट इज़ मिनिमम ऑफ 1,1, इसको कंपेयर कर दिया। मिनिमम ऑफ 0,0, इस वाले को इस वाले से कंपेयर कर दिया, ये भी हो गया। छोटी वैल्यू चूज़ कर लो, 0, 1, 0। मैक्स ऑफ, सबसे बड़ा इसमें 1 है, इसलिए 1 को सिलेक्ट करा, एंड यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो इस तरीके से पहली वाली रो तो हमारी कैलकुलेट हो गई। अब सेम चीज़ नेक्स्ट वाले, इतने सारे ऑप्शंस और बचे हैं, इनको भी हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं अब। सो नाउ इट विल बी C21, यानी कि ये वाला, इस वाले पोजीशन को, ये जो सेकेंड वाली पोजीशन है, इस पोजीशन की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, विच इज C21। सो C21 विल अगेन बी मैक्स ऑफ, मैक्स ऑफ करना है मुझे। अब पहली वाली रो को मैंने तीनों कॉलम के साथ कंपेयर कर लिया और ये वाली वैल्यूज हमारी निकल भी गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली वाली रो तो हो चुकी है, इसका मतलब कौन सी रो पे जाएंगे, सेकेंड रो पे जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू टेक द सेकेंड रो नाउ, अब हम सेकेंड रो को लेंगे। सो दिस इज माई सेकेंड रो,
एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक दी फर्स्ट कॉलम अगेन। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कंपेयर करेंगे, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कंपेयर करो और अब थोड़ा सा शॉर्टकट में लेकर चलेंगे। तो इन दोनों में देखो, पहले एलिमेंट्स को देखो, दोनों में से छोटा कौन है? 0 है, क्योंकि मिनिमम लेना है अंदर हमें। तो दोनों में छोटा कौन है? 0 ही है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अगेन देखो 0 एंड 0 में कौन छोटा है? तो 0 ही है, तो सीधा आंसर 0 लिख दिया। 1 में और 0 में छोटा कौन है? फिर से 0 ही है। छोटे वैल्यूज को हम डायरेक्टली लेते जा रहे हैं, तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो गई? इसकी मैक्स वैल्यू आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पे भी हमें आंसर क्या मिल गया? 0 मिल गया। सिमिलरली अब मुझे इस वाली पोजीशन की वैल्यू चाहिए, इस पोजीशन की मुझे वैल्यू चाहिए। सो इट विल बी C22, मुझे C22 की वैल्यू चाहिए, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी मैक्स ऑफ। सेकेंड रो वाले पर थे, फर्स्ट कॉलम हो चुका है, तो सेकेंड रो एंड नाउ सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो के साथ अब हम कंपेयर करेंगे किसको? सेकेंड कॉलम को करेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दोनों के एलिमेंट्स को देखते चलो। दोनों के एलिमेंट्स हमने देखे 0 एंड 1, 0 और 1। 0 और 1 में कौन सबसे हमें वो दिख रहा है? 0 एंड 1 को चेक करो सबसे पहले। तो 0 एंड 1 में छोटा कौन है? 0 छोटा है, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। सिमिलरली 0 और 0 कौन छोटा है? 0 ही आएगा। 1 एंड 0 में कौन छोटा है? 0 ही आएगा। मैक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? इन तीनों में से जो भी मैक्स है, तो तीनों ही 0 है, तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, तो 0 ही आ जाएगा। तो इधर हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ C23, यानी कि इस सेल की मुझे वैल्यू चाहिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाले की वैल्यू चाहिए मुझे। तो C23 इसको मैं बोल रही हूँ, इट विल बी अगेन मैक्स ऑफ। फिर से हम मैक्स ऑफ करेंगे, लेकिन नाउ सेकेंड रो पे थे, अब थर्ड वाला कॉलम चूज़ करेंगे। तो सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ कंपेयर करो, तो सेकेंड रो को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन करो। 0 और 1 में कौन छोटा है? 0 छोटा है। 0 और 1 में कौन छोटा है? 0 छोटा है। 1 और 0 में कौन छोटा है? यहाँ पे देखो 1 में और 0 में कौन छोटा है? अगेन 0 ही छोटा है, 0 ही लेंगे। मैक्स वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी, तो दिस विल बी 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब हमने ये वाली रो भी कर ली, ये वाली रो भी कर ली, अब कौन सी रो करनी है? हमें थर्ड रो करनी है। तो हम लेट्स मूव टू द थर्ड रो। इन वैल्यूज़ को मुझे अब कैलकुलेट करना है आखिरी की। अब इन आखिरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही स्टेप, C31 मुझे कैलकुलेट करना है, विच विल बी मैक्स ऑफ। मैक्स करेंगे जिसमें अगेन वी विल डू द कंपैरिजन, फिर से हम कंपैरिजन करेंगे। तो लेट अस डू द कंपैरिजन। इस रो को चूज़ करो अब सबसे पहले, थर्ड रो दैट इज़ रो 3 को चूज़ करो एंड फर्स्ट कॉलम को चूज़ करो, दैट इज़ दिस इज़ माई फर्स्ट कॉलम, और इनको कंपेयर करो। सो अगेन इसके अगर मैं कंपैरिजन देखती हूँ, तो 0 और 0 में कौन छोटा है? 0 ही छोटा है, तो हम एज इट इज़ यहाँ पे 0 लिख देंगे। देन 0 एंड 0 अगेन दोनों के सेकेंड एलिमेंट्स को कंपेयर किया, कौन छोटा है? 0 ही छोटा है, तो 0 ही ले लेंगे। देन 0 एंड 0 अगेन, यहाँ पे भी देखो 0 और फिर से 0, कौन छोटा है? 0 ही छोटा है, तो 0 ही लेंगे। टोटल क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरीके से C32 अगेन इट विल बी मैक्स ऑफ। तो थर्ड रो थी, ठीक है, थर्ड रो थी, फर्स्ट कॉलम हो चुका है, अब सेकेंड कॉलम ले लेंगे। तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम अगेन कंपैरिजन करते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो 0 और 1 में कौन छोटा है? 0 और 1 में 0 छोटा है, तो 0 चूज़ हो गया। 0 और 0 में कौन छोटा है? 0 ही छोटा है, 0 ले लेंगे। 0 और 0 दोनों की तीसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करा, तो 0 और 0 में कौन छोटा है? 0 ही छोटा है, तो 0 को ले लिया। आंसर क्या आ गया? 0 ही आ गया। तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि इसका भी आंसर 0 आ गया, इसका भी आंसर 0 आ गया। ये है 0, ये भी 0 है, क्यों? यहाँ से आया। लास्टली आखिरी एलिमेंट, बस सारे हो गए करीब करीब। C33 इट विल बी मैक्स ऑफ। मैक्स ऑफ करेंगे थर्ड रो, यानी कि ये वाली रो एंड थर्ड कॉलम। अब आखिरी आ गई है थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम करो, थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट वाइज कंपेयर करो। तो 0 एंड 1 में कौन छोटा है? 0 छोटा है, तो 0 को ले लिया। दोनों के सेकेंड एलिमेंट्स 0 और 1 में कौन छोटा है? 0 छोटा है, 0 को लेंगे। 0 एंड 0 में कौन छोटा है? 0 ही छोटा है, तो 0 को ही लेंगे। मैक्स की वैल्यू क्या निकली? 0 निकल गई, कुछ भी नहीं है, बिकॉज तीनों ही 0 है, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इन तीनों में से 0 ही मैक्स है, 0 लिख दिया। सो नाउ दिस, ये जो मिला है ना हमें, ये पूरा, दिस इज़ माई आंसर, दिस इज़ माई आंसर। बस यही निकालना था हमें।
सो इतना सा था कॉन्सेप्ट, और कुछ भी इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंडफुली करना है। मैक्स मिन था इसलिए मैक्स पहले था फिर मिन था। मिन मैक्स होता तो यहाँ पे मिन लिख देते और यहाँ पे मैक्स लिख देते, बस बाकी सारा सेम रहता, पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस ये मैक्स मिन का डिफरेंस आएगा। सो मेनली तो यही वाले यूज़ होते हैं, मैक्स मिन और मिन मैक्स, आप इतना कर लो। और इसके अलावा अब हम जो सेकेंड लेक्चर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये, और ये बुक के क्वेश्चंस हमने लिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग के, तो यहाँ पे क्रिस्प रिलेशंस वाला कॉन्सेप्ट तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आखिरी में बचता बस हमारे पास है फजी रिलेशंस। अब हमें इसके बाद फजी रिलेशंस देखना रहेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लार्ज हो गई है। सो ये इसका आंसर है और ये पूरा प्रॉपर इसका सोल्यूशन है जैसा हमने करा स्टेप बाय स्टेप। एंड ये हमारा एक छोटी सी ट्रिक है थोड़ा सा याद करने के लिए, अगर भूल जाते हैं तो ये थोड़ी सी टिप है हमारे पास कि किस तरीके से हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और इस तरीके से करा था। तो दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ फजी रिलेशंस। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।